गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आपको ईसीसी करियर पॉइंट में स्वागत है। आप देख रहे हैं पृथ्वी की गतियाँ। आइए देखते हैं पृथ्वी किस प्रकार गति करती है। हम देख रहे हैं पृथ्वी की गतियाँ। पृथ्वी में एक साथ दो गति है, एक आपका घूर्णन गति है और एक आपका परिक्रमण गति है। जो इसी घूर्णन गति के कारण जो अपने अक्ष में घूम रही है, दिन रात होता है, और परिक्रमण गति के कारण आपका ऋतु परिवर्तन होता है। पृथ्वी इस तरह से आपको 23.5 डिग्री में झुकी हुई है, जो कक्षीय समतल अर्थात कर्क रेखा और मकर रेखा से मिलाने वाली में जो लंब बनता है, इसी को बोलते हैं कक्षीय समतल। तो कक्षीय समतल से पृथ्वी का जो अंशीय कोण है 66.5 डिग्री है, अर्थात समकोण से 23.5 डिग्री कम है। इसीलिए कहा जाता है कि पृथ्वी अपने अक्ष पर 23.5 डिग्री झुकी हुई है। पृथ्वी अपने अक्ष पर 24 घंटा में परिक्रमण कर लेती है तथा सूर्य के चारों ओर एक दीर्घवृत्ताकार पथ पर गतिशील है, जिसे हम परिक्रमण गति कहते हैं। एक चक्कर लगाने में 365 दिन 6 घंटा का समय लगता है, जिसे हम वार्षिक गति कहते हैं। पृथ्वी का घूर्णन तथा परिक्रमण गति एक साथ चलता है। पृथ्वी की घूर्णन गति लगभग 1600 किलोमीटर प्रति घंटा होती है, अर्थात जो पृथ्वी अपने अक्ष पर घूमती है उसका जो गति है 1600 किलोमीटर प्रति घंटा है। इस तरह से जो अपने धुरी पर घूम रही है। आगे देखते हैं परिक्रमण गति। परिक्रमण गति 30 किलोमीटर प्रति सेकेंड की गति से गतिमान है, अर्थात इस तरह से जो सूर्य के चारों ओर पृथ्वी चक्कर लगा रही है, इसका जो गति है 30 किलोमीटर प्रति सेकेंड है। चलिए, लीप वर्ष। हर 4 वर्ष में एक लीप वर्ष आता है, जो फरवरी के महीने में जोड़कर 29 दिन किया जाता है। तो लीप वर्ष क्यों आता है? ये 6 घंटा का जो अतिरिक्त समय है, यही 6 घंटा को 4 से गुना करने पर यह लगभग 24 घंटा हो जाता है। इसी 24 घंटे को मर्ज करने के लिए फरवरी में एक दिन जोड़कर 29 दिन का फरवरी किया जाता है, जिसे लीप वर्ष कहा जाता है। सामान्यतः लीप वर्ष को 4 से भागा दे करके निकाला जाता है, अर्थात 4 से भाग देने पर वह पूर्णतः विभाजित हो जाता है, तो वह वर्ष लीप वर्ष माना जाता है। परंतु शताब्दी वर्ष को 400 से भागा दिया जाता है, तब वह लीप वर्ष माना जाता है। और शताब्दी वर्ष का मतलब यह हुआ 100 ईस्वी, 200 ईस्वी, 300 ईस्वी, अर्थात हर 100 साल के बाद का अंतिम साल जो होता है वह शताब्दी ईयर होता है। तो शताब्दी ईयर को 400 से भाग देने पर वह पूर्णतः विभाजित होता है, तब वह लीप वर्ष माना जाता है। अगर वह पूर्णतः विभाजित नहीं होगा तो वह शताब्दी वर्ष लीप वर्ष नहीं होगा। जैसे यहाँ पर देखा गया है कि हम यहाँ पर 2000 को भागा दिए हैं 400 से, जो पूरा कट गया है, जो यह लीप वर्ष था। अगला हम देखें यहाँ पर 1800 को हम 400 से भागा दिए, जो पूर्णतः विभाजित नहीं हुआ, तो अर्थात 1800 ईस्वी आपका लीप ईयर्स नहीं होगा। इसका कारण यह है कि वास्तव में पृथ्वी का जो परिक्रमण गति है वह आपका 365 दिन 5 घंटा 48 मिनट 56 सेकेंड में पूरा करती है, अर्थात हम लीप ईयर्स में लगभग 11 मिनट 4 सेकेंड जो है अधिक गणना कर देते हैं। वही आपका 11 मिनट 4 सेकेंड जो मर्ज करने के लिए आपको शताब्दी ईयर्स में उसको एडजस्ट किया जाता है। जैसे इसको हम इस तरह से समझेंगे, जैसे यहाँ देख रहे हैं पृथ्वी का एक परिक्रमण काल आपको 365 दिन 5 घंटा 48 मिनट 56 सेकेंड है,
एक लीप ईयर्स में पूरे 6 घंटा का गणना करके एक दिन बढ़ा लेते हैं, अर्थात हर चौथा साल आपका एक दिन बढ़ जाता है। परंतु 11 मिनट 4 सेकेंड अधिक गणना कर लेते हैं, जो 100 वर्ष में जो गणनांक होगा आपका 1106 मिनट का होगा, अर्थात 1106 मिनट हम अधिक समय ले लिए हम। 4 शताब्दी वर्ष में इसको जब गुना करते हैं तो आपका 4424 मिनट का अंतर हो जाता है, जिसको समायोजन करना है। तो आइए हम इसको ऐसे समझते हैं, एक दिन में कुल मिनट की संख्या क्या होगी, 24 गुने 60 अर्थात 1440 मिनट आपका एक दिन का होता है। तो इसको हम जो यहाँ आपको 400 साल में जो आपको 4424 मिनट का जो अंतर पड़ रहा है, इसका हम 1440 से भाग देंगे। भाग देने पर आपको 3.072 आता है, अर्थात यह 3 दिन का अंतर हो जाता है। तो इस 3 दिन को अंतर के लिए हर शताब्दी वर्ष में आपका जैसे जो आपका 400 से पूरा पूरा विभाजित नहीं होता है, उसमें एडजस्ट करने के लिए लीप वर्ष नहीं दिया जाता है। जैसे आप पीछे देखें कि 1800 ईस्वी में लीप वर्ष नहीं दिया गया, 1900 ईस्वी में लीप वर्ष नहीं दिया गया होगा, 1700 में लीप वर्ष नहीं दिया गया होगा, आपको 2 वर्ष 2000 ईस्वी में आपको लीप वर्ष दिया गया। अर्थात 1 घंटा यहाँ 1 घंटा यहाँ, सॉरी 1 दिन यहाँ 1 दिन यहाँ 1 दिन यहाँ, आपको 3 दिन जो आ रहा था अधिकतम, इसे यहाँ पर मर्ज किया गया। चलिए देखते हैं, सूर्य के चारों ओर पृथ्वी को परिक्रमण करने समय इस तरह से पृथ्वी को 4 स्थिति में गुजरना पड़ता है, जिससे ऋतु परिवर्तन का कारण बनता है। चलिए आइए बारी बारी हम समझते हैं। यहाँ जो आप देख रहे हैं, पृथ्वी का झुकाव जो है उत्तरी ध्रुव सूर्य के सामने है, अर्थात यहाँ पर हम पहले जानते हैं कि उत्तरी ध्रुव में यहाँ पर कर्क रेखा है और यहाँ पर आपको मकर रेखा है, अर्थात सूर्य के किरण सीधा सीधी जो आपको है से कर्क रेखा की ओर पड़ रही है और आपको मकर रेखा की ओर तिरछी पड़ रही है। तो ये स्पष्ट पता चल जा रहा है कि यहाँ पर आपको ग्रीष्म ऋतु होगा इस एरिया में, जहाँ सूर्य का प्रकाश सीधे आ रही है, और ये आपको होगा शीत ऋतु का क्षेत्र होगा। तो यहाँ पर एक है उत्तर अयनांत 21 जून को होता है। उत्तर अयनांत का मतलब होता है कि सूर्य का सीधी प्रकाश आपको कर्क रेखा से आगे नहीं जा सकता है, अर्थात 21 जून के बाद फिर कर्क रेखा से आपको नीचे की ओर है से विषुवत की ओर है से सूर्य का किरणें है से सीधी लौटने लगती है। अब देखिए यहाँ पर यह दूसरी स्थिति है, सूर्य तो 23.5 डिग्री झुकी हुई है जो हम लोग स्पष्ट देख रहे हैं। इस स्थिति में आपको सूर्य का सीधी प्रकाश जो है आपको दक्षिण ध्रुव की ओर पड़ रही है, अर्थात मकर रेखा में सीधी पड़ रही है। और ये जो एरिया आपका है, जो क्षेत्र दिख रहा है, यहाँ पर सूर्य प्रकाश तिरछी पड़ रही है, जिससे स्पष्ट हम जान सकते हैं कि ये जो क्षेत्र होगा आपको, यहाँ पर आपको ग्रीष्म ऋतु होगी और ये आपको होगा यहाँ पर शीत ऋतु होगा। तो देख रहे हैं यहाँ पर कि आपका दक्षिण अयनांत आपको 24 दिसंबर को होता है, अर्थात सूर्य का सीधा प्रकाश आपको 22 दिसंबर को मकर रेखा पर पड़ती है। और इसी कारण हम इस तिथि को 22 दिसंबर को दक्षिण अयनांत का कहते हैं, अर्थात ये आपको 22 दिसंबर जो है इसका अंतिम बॉर्डर होता है आपको सूर्य प्रकाश का सीधा पड़ने का मकर रेखा में, मतलब मकर रेखा से आगे सूर्य का प्रकाश सीधी नहीं पड़ सकती है। अब यहाँ आप देख रहे हैं स्थिति बी और डी। ये स्थिति सूर्य की ओर कोई भी ध्रुव झुकी हुई नहीं है, अर्थात उत्तरी ध्रुव झुकी हुई है न दक्षिणी ध्रुव झुकी हुई है। तो चलिए देखते हैं, इस स्थिति में सूर्य के प्रकाश आपको विषुवत रेखा पर सीधी पड़ती है। तो विषुवत रेखा में सूर्य प्रकाश सीधी पड़ने का जो समय है आपको 22 मार्च है, अर्थात 22 मार्च को आपको यहाँ पर देख रहे हैं उत्तरी ध्रुव की ओर जो 22 मार्च को सीधी रेखा पड़ रही है, जिस कारण से आपका इसको विषुव भी कहा जाता है। तो 21 मार्च यहाँ पर है, तो 21 मार्च को आपको जो होगा
आपको उत्तरी ध्रुव में आपका बसंत ऋतु होगा और दक्षिणी ध्रुव में आपका शरद ऋतु होगा। अर्थात यहाँ समान तौर पर विषुवत रेखा पर सीधी सूर्य की प्रकाश पड़ती है। उसी तरह से इस क्षेत्र में देखिए यहाँ पर आपको यहाँ भी आपको है से 23 सितंबर को आपको है से इस विषुवत रेखा पर सूर्य की किरणें सीधी पड़ती है, इसीलिए इसको भी विषु कहा जाता है। अर्थात 23 सितंबर के दिन आपको उत्तरी गोलार्ध में शरद ऋतु होगा और दक्षिणी गोलार्ध में बसंत ऋतु होगा। इस तरह से यहाँ पर देखा गया कि ऋतु परिवर्तन किस प्रकार होता है। ये 4 स्थितियों को समझना बहुत ज़रूरी होगा। यहाँ आप देख रहे हैं पृथ्वी जो परिक्रमण करती है वह 365 दिन 5 घंटा 48 मिनट 56 सेकेंड में करती है, और ये पृथ्वी का जो कुल जो कक्षीय लंबाई है, जिस कक्ष पर पृथ्वी चलती है, इसकी लंबाई आपको 965 मिलियन किलोमीटर है। अर्थात 965 किलोमीटर मिलियन कक्ष को पूरी है से पृथ्वी घूमती है आपका एक वर्ष में। चलिए इससे संबंधित एक छोटा सा क्वेश्चन है। 21 जून को उत्तरी गोलार्ध में लंबा दिन और छोटी रात होती है। 21 जून को उत्तरी गोलार्ध में लंबा दिन और छोटी रात होती है। उसी के विपरीत 22 दिसंबर को दक्षिणी गोलार्ध में आपको दिन है से बड़ा और रात है से छोटी होती है। अब यहाँ पर 21 मार्च तथा 23 सितंबर को विषुव रेखा में सूर्य के प्रकाश सीधी पड़ती है। इस तिथि को दिन रात आपको बराबर होती है। और ये तो हम जान ही गए कि 965 मिलियन किलोमीटर पृथ्वी अपनी अक्ष में पूरे एक वर्ष में सफ़र करती है। चलिए आपको वीडियो कैसा लगा? अगर अच्छा लगा तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।